प्रदेश में कोरोना संकट के बीच जो सबसे बड़ा संकट आया है वो उद्योग और व्यापार जगत पे भी है। हमारे साथ इस पूरे मसले पर चर्चा करने के लिए उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा मौजूद हैं। प्रसादी लाल जी, उद्योग इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है कोरोना संकट की वजह से। एक तरफ मजदूर तो बेरोजगार हुआ ही है, औद्योगिक उत्पादन है वो भी लगभग ठप सा हो चुका है। किस तरह से पार पाया जाएगा इस पूरी चुनौती से? उद्योग जगत किस तरह पार पाएगा? कोरोना संकट पूरे देश में और प्रदेश में बहुत बड़ा संकट है और इसका सामना करने के लिए मुख्यमंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जो लॉकडाउन किया है उसके बाद औद्योगिक धंधे करीब करीब सब बंद हो गए, क्योंकि मजदूरों को आने जाने का जिस तरह की वो डेली अप डाउन करते थे, कोरोना का जो इतना भयंकर रूप सामने आया तो मजदूरों ने फैक्ट्रियों में आना बंद कर दिया। मजदूर आना बंद हो गए तो निश्चित रूप से एक तरह से फैक्ट्रियां बंद हो गई, मजदूर सब पलायन कर गए, फैक्ट्रियां सब बंद है और ये कोरोना एक बहुत बड़ा संकट प्रदेश में आया है। निश्चित रूप से उद्योग धंधे इस पर बहुत गिरावट पर आए हैं। उद्योगपति जो उद्योग धंधे जिनके हैं उनकी भी सारी फैक्ट्रियां बंद होने से जो उनका बिजली के बिल थे फिक्स चार्ज वाले, उनको भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीने के लिए डेफर किया है। बहुत अच्छा कदम है और ये बहुत संकट का समय है। हम कोशिश कर रहे हैं जो आवश्यक सेवाएं हैं जिनकी बहुत जरूरत है प्रदेश को, देश को, उन उद्योगों को हम चलाने की परमिशन वापस दे रहे हैं, मजदूरों को आने की परमिशन दे रहे हैं। और हमने तय किया है, सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिया है, कोई भी कोरोना के लॉकडाउन के समय कोई भी मजदूर यदि फैक्ट्री पे भी नहीं जाएगा, काम पर नहीं जाए, तब भी उसका पूरा वेतन काट नहीं सकेंगे। सबका वेतन उनको फैक्ट्री वालों को देना पड़ेगा। इसलिए मजदूरों में एक नया विश्वास बंधा है कि सरकार हमारे साथ है। आपने मजदूरों के वेतन की तो बात कही है, कई जो उद्योग व्यापार संगठन है वो कह रहे हैं कि हम इस घाटे से कैसे पार पाएंगे, तो इसके लिए भी सरकार कोई रियायत देने के लिए या वे फॉरवर्ड कुछ प्लान कर रही है कि ये इस तरह का जो संकट आया है उससे उद्योग धंधे भी वो मजदूरों को तो पेमेंट करें ही, उन पे भी कोई आंच न आए? निश्चित रूप से उद्योग जगत भी इससे बहुत बड़े संकट में, देशव्यापी संकट में वैसे पहले से ही था, पर लॉकडाउन से जो निश्चित रूप से जो डाउनफॉल आया है उद्योगों में, वो एक तरह से ऐसा कभी भी युद्ध के समय भी ऐसा नहीं आया जैसा लॉकडाउन के समय आया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी विचार कर रहे हैं। अभी उनके फिक्स चार्ज वाले बिल, जब फैक्ट्रियां चली ही नहीं, जब फैक्ट्रियां काम ही नहीं कर रही तो फिर बिजली का फिक्स चार्ज किस बात का, अभी उनको डेफर किया है। हम कोशिश करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, इनके बिल को जो फिक्स चार्ज जिस टाइम में फैक्ट्रियां नहीं चली उनके बिल भी उनके माफ किए जाए, जिससे उद्योगों को थोड़ी राहत मिले। उनकी पहले बहुत बड़ी महंगी बिजली है, बहुत बड़ा फिक्स चार्ज देना पड़ता है, उद्योग जगत संकट में है। इन सब चीजों को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी कोई अच्छा फैसला उद्योग जगत के पक्ष में करें। एक सर, सीएसआर एक बहुत बड़ी एक्टिविटी होती है और कोरोना के संकट के वक्त गरीबों को, चाहे हॉस्पिटल्स देखे जाए या समाज के वंचित तबके को देखा जाए, उनकी मदद करने के लिए उद्योग जगत एक बड़ी भूमिका पहले भी निभाता है, अब भी निभा सकता है। कितना अभी तक सहयोग राशि और इस तरह की जो पहल है वो उद्योग व्यापार जगत की ओर से की गई है? सीएसआर राशि बहुत बड़ा एक तरह से फंड है सामाजिक दायित्व के लिए और उद्योग जगत हमेशा निभाता आया है। इस बार ही माननीय मुख्यमंत्री जी को 9-10 करोड़ रुपए सीएसआर फंड से दिए गए और हम कोशिश करेंगे सीएसआर फंड से पूरी मदद गरीबों की, मजदूरों की, सामाजिक दायित्व अपना निभाए। और जो भी उद्योग जिनके पास भी सीएसआर फंड है उनसे हमारी अपील भी है कि वो इसका निश्चित रूप से इस संकट के समय उसका उपयोग करे, लोगों को राहत दे, जिससे लगे कि उद्योग जगत भी आम जनता के साथ है। ऐसा मैसेज उद्योग जगत की तरफ से भी जाना चाहिए। मंत्री जी, ये जो कोरोना संकट है ये बहुत अलार्मिंग चीजें भी साथ में लेकर के आया है। मसलन हमारी जो मेडिकल इंडस्ट्री है, मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की इंडस्ट्री है, उसको सोचने के लिए मजबूर कर दिया है एक तरह से। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में मास्क नहीं है, मेडिकल इक्विपमेंट नहीं है। क्या प्रदेश का उद्योग विभाग इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखे कि आगे इस तरह की आपदा अगर आए, कोई इस तरह का संकट आए, तो हम कम से कम राजस्थान मेडिकल इक्विपमेंट बनाने की दिशा में, मास्क हुआ, ये जो किट हुए, इनकी दिशा में आगे कदम बढ़ाएगा? कोई इंडस्ट्री आएगी यहाँ पर, आप प्रमोट करेंगे उनको? देखिए, पहली बार इतिहास में पहली बार कोरोना जैसा संकट आया जिसमें सैनिटाइज की, मास्क की, इनकी जरूरत पड़ी है। नहीं, इनको कोई पूछता ही नहीं था, इनकी कोई फैक्ट्रियों की ज्यादा सेल वगैरह ही नहीं होती थी। अभी हमने, हमारा जो उपक्रम है बहुत बड़ा,
गंगानगर शुगर मिल को भी हमने कहा है वो सैनिटाइज वगैरह मास्क वगैरह इनका बनाए। और जो इंडस्ट्रीज हमारी इस तरह की हैं मेडिकल वाली, उनको सब कहा है कि आप सब काम अपना शुरू करें। सरकार की ओर से उनको पूरा सपोर्ट है, सरकार की ओर से उनको पूरी सुरक्षा दी जाएगी, उनको पूरी परमिशन दी जाएगी। और हम चाहते हैं कि इमरजेंसी जैसी सेवाएं हैं उसको निश्चित रूप से हम 2-3 दिन में उनको शुरू करा दिया और बाकी और हम करा दें। अपने कई फैक्ट्रीज हैं तो उनमें कम से कम मास्क का और ये जो किट है, जीवन रक्षक किट है जो डॉक्टर काम में लेते हैं, इस तरह की किट है, उनका उत्पादन भी बढ़ाए जाने के लिए कोई बैठक इन उद्योग संगठनों के साथ करके कोई पहल करेंगे? हमारे एसीएस इंडस्ट्रीज को हमने कहा है, जब कैबिनेट की मीटिंग हुई थी वहां हमने उनको निर्देश दिया है कि इस तरह की जो अभी इमरजेंसी सेवाएं हैं जिनकी अर्जेंसी है, उन फैक्ट्रियों को ज्यादा से ज्यादा मास्क बनाने के लिए, सैनिटाइज बनाने के लिए उनको निश्चित रूप से कहें। उनको कहा भी है, उन्होंने काम भी शुरू किया है और बहुत सारी सप्लाई भी उन्होंने की है। हमें पूरा विश्वास है कि इस कोरोना की संकट की घड़ी में ये फैक्ट्री अभी निश्चित रूप से इसका निर्माण करने में ज्यादा रुचि दिखाई। एक आम जनता के समझने के लिए और एक लेमैन जो कर्मचारी है जो प्राइवेट सेक्टर में काम करता है उसको समझाने के लिए ये बताइए कि अभी इस संकट की घड़ी में कौन कौन से उद्योग ऐसे हैं जो कि खुले रहेंगे, और दूसरा सबसे बड़ा सवाल है कि मजदूर उनमें कैसे आएगा? आप खोल भी देंगे तो मजदूर दूर चला गया है और आसपास भी है तो पुलिस उनको वहां तक नहीं आने दे रही, तो इसको कैसे मुकाबला करेंगे? नहीं, हमने उसके लिए पास बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी और जिनके पास मजदूर का हो, कार्मिक का हो, किसी का भी हो, वाहन का हो, जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और आटे की मिल वगैरह, दाल मिल वगैरह, ये तो हमने पहले दिन से ही बंद नहीं होने दी। हमने उनके लिए तो पहले दिन से मैसेज दे दिया 24-25 तारीख से कोई इस तरह की मिलें बंद नहीं है। मजदूरों को भी आने जाने के लिए कोई परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी तो निश्चित रूप से हमारा विभाग उसको देखेगा, उनकी परेशानी को दूर करेगा, उनकी समस्याओं को सुनेगा और निश्चित रूप से इमरजेंसी सेवाओं के लिए निश्चित रूप से सरकार की ओर से पूरी राहत होगी। कोरोना के इस संकट के बीच बाकी और उद्योग विभाग है किस तरह के काम हाथ में ले रहा है ताकि जो एक सप्लाई चेन है, सिस्टम है, वो नहीं टूटे? क्योंकि हमने बाजार में देखा है कि बहुत सारी दुकानों पर जरूरी चीजों की कमी हो गई है और तर्क ये दे रहे हैं कि आगे से आ ही नहीं रही, तो ये सप्लाई चेन नहीं टूटे इसलिए उद्योग विभाग क्या करेगा? निश्चित रूप से सही बात है, कोरोना संकट एकदम इसकी घोषणा की गई है। पहले से कोई तैयारी नहीं थी, पहले से किसी को आभास नहीं था, जिससे जो जहां है वहां वो काम रुक गया। इस कारण ये संकट पैदा हुआ है। जैसे हमारे नमकीन की जो औद्योगिक इकाइयां थी, बिस्कुट वाला था, इस तरह की जो छोटी छोटी चीजें थी जो लोगों की रोजमर्रा की जरूरत है, हम उनकी सप्लाई ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण है कि वो एकदम लॉकडाउन हुआ, सब चीजें जहाँ की जहाँ ठहर गई, उसके कारण ये संकट पैदा हुआ है। अब इस संकट से उबारने के लिए हमने सभी कलेक्टर्स को, हमारे विभाग को, रिको को, सबको निर्देश दिया है कि जो भी उद्योगपति आपको चलाने के लिए कहे उसकी निश्चित रूप से आप परमिशन दे, उनके मजदूरों के पास बनाए, कार्मिक के बनाए, उनके वाहन के पास बनाए, इमरजेंसी सेवाएं जो हैं पब्लिक की उनको निश्चित रूप से बहाल करें। सर, ये लॉकडाउन जब खत्म होगा, क्योंकि मजदूर बहुत सारा बाहर के राज्यों का था, वो पलायन करके राजस्थान से जा चुका है या राजस्थान के बॉर्डर पर वो बैठा हुआ है। अब जब 14 तारीख के बाद अगर ये लॉकडाउन खत्म होता है, ऐसी स्थिति में उद्योग व्यापार जगत कैसे पटरी पर आ पाएगा जब उनको पर्याप्त मात्रा में मजदूर है, इसकी लेबर है, वो नहीं मिलेगा? तो उसके लिए कोई प्लानिंग है कि उद्योग जगत को बाद में परेशानी का सामना नहीं करना पड़े? और ये बहुत एक लंबा प्रोसेस होने वाला है अगर लेबर की सप्लाई हो चाहे कार्मिक सप्लाई हो। देखो, सरकार ने जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है, लॉकडाउन के अंदर भी मजदूरों को अपना पेमेंट देना पड़ेगा, वेतन नहीं काटेंगे। जो ही उनका वेतन देने की बात आएगी तो मजदूर सकुशल वापस आ जाएंगे। उनको ये भय है कि लॉकडाउन का हमको वेतन नहीं मिलेगा। जब फैक्ट्री वाले, जब सरकार की घोषणा है उसके अनुसार वो वेतन देंगे तो निश्चित रूप से मजदूर अपने वापस आ जाएगा। वो तो इस भय से, इस आतंक से गया है कि ये लॉकडाउन पता नहीं कितनी बड़ी बीमारी है, कितना दिन चलेगा, हम क्या करेंगे यहाँ। तो फैक्ट्री वालों ने एकदम लॉकडाउन होने से सब फैक्ट्री मजदूर जाने से बंद हो गई। धीरे धीरे जब उनको वापस हम वेतन देंगे, फैक्ट्री वाले वापस वेतन देंगे तो निश्चित रूप से मजदूर सकुशल वापस आ जाए। कोरोना संकट के बीच आप प्रदेश का जो उद्योग व्यापार जगत है उसको क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि उसका मनोबल भी बढ़ाना है और आगे क्योंकि जिंदगी चलनी है, लॉकडाउन खत्म होना ही होना है एक दिन, तो वापस जिंदगी जब पटरी पर आएगी उस स्थिति में आज के लिए क्या मैसेज है और आगे क्या उनको आश्वासन देना चाहेंगे?
उद्योग जगत को सरकार की ओर से पूरी सपोर्ट रहेगी, उनका साथ देंगे, उनकी समस्याओं का सुनकर समाधान करेंगे। जो भी बिजली की का फिक्स चार्ज का मामला है और कोई दूसरा मामला है, टैक्स का मामला है, उनमें निश्चित रूप से उनको सरकार उनकी सहानुभूतिपूर्वक सुनकर उन पर निश्चित रूप से हम फैसला करेंगे। हमारी उनसे अपील है कि आवश्यक सेवाएं जो हैं उनको निश्चित रूप से वो बहाल करे। सरकार उनकी हर परेशानी को दूर करने में उनके साथ, पूरा विभाग उनके साथ रहेगा, पूरी सरकार उनके साथ रहेगी। तो कोरोना संकट से मुकाबले के लिए उद्योग मंत्री ने उद्योग और व्यापार जगत से साथ आने को कहा है, साथ ही उनको आश्वासन दिया है कि सरकार उनकी हर संभव मदद करेगी। कैमरा पर्सन गणेश यादव के साथ गोवर्धन चौधरी, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। कोरोना की जंग को लेकर के राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार लगातार लड़ाई लड़ रही है और मैदान के अंदर इसे अंजाम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रहे हैं राजस्थान सरकार के तमाम विभाग। सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है स्वायत्त शासन विभाग की, क्योंकि राजस्थान के नगरीय निकाय उन पर एक बड़ी जिम्मेदारी है और उस जिम्मेदारी को वो कितना निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं नगरीय विकास और स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल साहब। धारीवाल साहब से जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से वो राजस्थान को कोरोना मुक्त बनाने की मुहिम में आप लोग काम कर रहे हैं। सर, देखिए, गहलोत साहब की सरकार के जितने भी विभाग हैं, हर विभाग अपना कर्तव्य का पालन कर रहा है और पूरी मेहनत से जुटा हुआ है इस बात के लिए कि लोगों को कोरोना की बीमारी उन तक ना पहुंच पाए। बावजूद इसके पूरे देश में ऐसा माहौल हो रहा है, पूरे विश्व में ऐसा माहौल हो रहा है, लेकिन फिर भी हमारे जितने भी साथी हैं, जो मंत्रीगण हैं, वो अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी अच्छी तरह से निभा रहे हैं। मैं नगरीय विकास विभाग का मंत्री भी हूँ, स्वायत्त शासन विभाग का मंत्री भी हूँ। मेरे मंत्रालय में जिस तरीके से सोडियम आपका हाइपोक्लोराइट का सैनिटेशन का काम हमने 13 मार्च से चालू कर दिया था। जितनी भी नगर निकाय हैं, चाहे वो नगर निगम हो, परिषद हो, चाहे आपका पालिकाएँ हो, तो उनमें 193 नगर पालिकाओं में हमने सोडियम हाइपोक्लोराइट का जो है सैनिटेशन का काम चालू किया। सबसे पहले हमने कोटा की डीसीएम फैक्ट्री से ये पाबंद किया, क्योंकि वो सोडियम हाइपोक्लोराइट बनाती थी, तो इसलिए उस पर पाबंदी इस बात की लगाई कि वो इसको बेचेगी नहीं, सारा का सारा माल जो है नगर पालिकाओं को देगी और नगर पालिकाओं के द्वारा जो है, अब तो खैर गंगानगर शुगर मिल भी जो है वो सैनिटेशन ये इसका बना रहा है। तो 197 नगर पालिकाओं में यथासंभव जहाँ जहाँ पर भी संभव हो सका, जितना माल हमारे पास मौजूद था, वो सोडियम हाइपोक्लोराइट जो है अपने से सैनिटेशन का काम हमने किया। इसी के साथ साथ मुख्यमंत्री रोजगार योजना, मुख्यमंत्री भोजन योजना, जिसके तहत में फूड के पैकेट भी जो है नगर पालिकाओं को दिए गए, ताकि नगर पालिकाएँ जो है उनको उन लोगों में वितरित करें जिनको राशन की सामग्री नहीं मिलती। इसी तरीके से फायर ब्रिगेड है, हर जगह फायर ब्रिगेड मौजूद है, हर नगर पालिका में फायर ब्रिगेड मौजूद है। हमने फायर ब्रिगेड से भी कहा कि सोडियम ये आपका हाइपोक्लोराइट का छिड़काव के साथ साथ जब कभी आपके पास मटेरियल ख़त्म होता है तो दूसरा काम करो कि सड़कों की सफाई करो, नालियों की सफाई करो, ताकि साफ रहे, सफाई पूरी की पूरी रहे। समस्त कर्मचारियों को, जितने भी नगर पालिका के कर्मचारी हैं, ऊपर से लेकर के नीचे तक, सबको हमने 1,000 रुपया दिया। 1,000 रुपया दिया ताकि वो सैनिटेशन भी खरीद सके, अपने मास्क भी खरीद सके, और इसके अलावा जो भी चीज़ें ज़रूरी है कोरोना से फाइट करने के लिए, वो सब उपलब्ध उनको करवा सके। आश्रय स्थलों पर जितने भी लोग हैं, उनमें नगर पालिकाओं को हमने 100 रुपया प्रति व्यक्ति के हिसाब से पैसा दिया, ताकि वो उनका भोजन का प्रबंध करवा सके। इसी प्रकार से स्ट्रीट वेंडर्स हैं, रिक्शा चालक हैं, वो श्रमिक हैं जिनको राशन की सामग्री नहीं मिल पाती, उनके लिए अलग से इंतज़ाम किया गया। उनको जो है बाकायदा फूड पैकेट्स दिए गए, जिसमें गेहूं भी है, चना भी है, वो आपका दाल भी है, और मसाले भी हैं, तेल भी है, ये सब कुछ मौजूद है। पशुओं के लिए भी हमने चारे का इंतज़ाम किया कि भाई इसी तरीके से गृह कर लगता था, गृह कर को 31 तारीख तक जो है जमा कराने की छूट थी, शास्ती नहीं लगेगी और वो आपका ब्याज नहीं लगेगा। गृह कर है, गृह कर के साथ साथ नगरीय कर भी है, तो उसकी भी तारीख बढ़ा करके हमने 31 मई करी, ताकि 31 मई तक भी अगर वो जमा करा देंगे तो किसी प्रकार का ब्याज और शास्ती उन पर नहीं लगेगी। 58 साल का
कोई भी सफाई कर्मचारी है उसके लिए हमने पाबंद किया नगर पालिका के प्रशासन को कि उससे सफाई का काम न लेकर के दफ्तर का काम लिया जाएगा 58, क्योंकि बुजुर्गी में जो है ये बीमारी जल्दी पकड़ती है। 145 मंडियां हैं पूरे राजस्थान में, उन मंडियों में भी हमने सैनिटेशन का काम किया। तो इन सब कामों का रेगुलर मॉनिटरिंग निर्देशालय के मुख्यालय पर प्रतिदिन होता है और हम ये देखते हैं कि कहाँ पर कितना काम किया गया है। जिन नगर पालिकाओं में परिषदों में काम हुआ है वहाँ पर पाबंद किया जाता है उनको कि ये काम करके इसकी रिपोर्ट और भेजो। तो ये सब बातें हैं, हर तरह से विभाग जिस तरीके से जो कुछ भी कर सकता है क्या समझो वो करने की कोशिश कर रहे हैं। विभाग की बात हुई, प्रधानमंत्री जी ने भी तारीफ की है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में कोरोना की जंग जो है वो बेहतरीन तरीके से मैदान में उनके तमाम जो सिपह सलाहकार हैं वो लोग लड़ रहे हैं। खास बात ये देखने को मिल रही है कि सरकार के अलावा आपके जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, जैसे आपके इलाके की बात कर ली जाए कोटा की, तो कोई भी भूखा ना सो इसलिए रसोइयाँ चलाई जा रही है। ऐसी रसोइयाँ वहाँ पर सभी तरह का ध्यान भी रखा जा रहा है, तो इसके लिए क्या कहेंगे आप? तो हमारी कोशिश ये है कि कोई भूखा न सोए। मुख्यमंत्री जी का कहना यही है, ये आदेश है उनका। तो उस आदेश को पूरी करने के लिए जो संभव हो सकता है, जितना संभव हो सकता है, राशन की दुकान पे राशन बट रहा है। जो राशन लेने के योग्य नहीं है उनको बाकायदा अलग से फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं। हमारी तरफ से भी जो है वो भोजन की व्यवस्था की जा रही है। पैकेट्स हम फूड पैकेट बना करके लोगों को दे रहे हैं। पूरे राजस्थान में यह हाल है। कोटा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे, कोटा में तो हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन दूसरी जगह भी जो है हमारे साथी लोग जो हैं वो इस काम में जुटे हुए हैं। सर, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से लॉकडाउन हुआ है, लोगों को डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए कहा है, हम कोरोना की जंग को कितना बेहतर तरीके से लड़ पाएंगे, क्योंकि राजस्थान एकजुट होकर के लड़ रहा है इसमें? देखिए, राजस्थान जिस मुस्तैदी के साथ लड़ रहा है, आज यही कारण है कि दूसरी स्टेट से भी हम काफ़ी कुछ अच्छी स्थिति में हैं। काफ़ी बढ़ तो रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन बढ़े अभी। अब विदेश से कोई आदमी आ गया यार, वो एयरपोर्ट पे उतरा है, उसकी आपने वहाँ पर जांच क्यों नहीं की? जांच करके क्यों नहीं भेजा आपने? आपकी आंखों के सामने से आदमी निकल के चले गया, वही तो फैला रहे हैं। और कौन फैला रहा है इसको? तो ये सब लेफ्ट जो हुए हैं, इन लेफ्ट के लिए जनता वक्त आने पर जो है इसका जवाब मांगेगी। क्या लगता है सर आपको, राजस्थान के अंदर जिस तरह से हम लोग काम कर रहे हैं और स्टेट्स ने भी और मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह से केंद्र से डिमांड की है कि एक स्पेशल बजट जो है वो सभी राज्यों को दिया जाए, क्योंकि राज्यों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है? भाई, आर्थिक स्थिति किसी की भी ठीक नहीं है, न केंद्र सरकार की ठीक है, न किसी स्टेट की ठीक है। लेकिन जिस लगन के साथ और जिस जज्बे के साथ मुख्यमंत्री जी जूझे हुए हैं, रात और दिन जूझे हुए हैं कि किसी तरीके से ये बस में आए, ये कोरोना फैल ना पाए, इसलिए सारे इंतजामात वो अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो ये तारीफ की बात है। कुल मिलाकर के लबुलवाब ये है कि राजस्थान के अंदर कोरोना की जंग को लड़ने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की टीम बहुत मुस्तैदी से काम कर रही है और नगरीय विकास और स्वायत्त शासन विभाग भी पूरी तरह से मैदान में कोरोना फाइटर्स के रूप में जुटा हुआ है, ताकि आम लोगों तक कोरोना की जो जंग जो पहुंच रहा है कोरोना, वो नहीं पहुंच पाए और इस कोरोना की जंग में राजस्थान कामयाब हो सके। कैमरा पर्सन राजकुमार सैनी के साथ लवली बधवा, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। नमस्कार, मैं प्राची दुबे, आयु 24 वर्ष, निवासी रायबरेली। मेरा आपसे ये प्रश्न है कि कोरोना क्या जानवरों से इंसानों में भी फैल सकता है? सर, मैं संतोष बोल रहा हूँ उड़ीसा बड़बिल से। डॉक्टर साहब, हमें एक बात जाननी थी, ये जो कोरोना वायरस अभी चल रही है वो क्या जानवर से इंसान को आ सकती है क्या? जी हाँ, ये जानवरों से ही आता है। जो प्रेजेंट एपिडेमिक जो महामारी फैली है कोविड-19 की, ये सार्स कोरोना वायरस 2 बैट या चमगादड़ से ही आया है। मेरा नाम मोहम्मद शाह है, मैं 27 साल का हूँ और दिल्ली से हूँ। मेरा सवाल ये है, क्या हमें नॉनवेज से परहेज करना चाहिए? मैं सौम्य सौरभ, भुवनेश्वर, उड़ीसा से हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या हमें नॉनवेज खाने से परहेज रहना चाहिए? अपने देश में कोई भी नॉन-वेज प्रिपरेशन हम पूरी तरह पका कर खाते हैं, ऐसे में इसका कोई डर नहीं है। हेलो सर, मेरा नाम आकांक्षा अभिषेक राज है और मैं कानपुर से हूँ। मेरी उम्र 25 साल है।
मैं ये पूछना चाहती हूँ, आजकल जो ये कोरोना डिसीज फैली हुई है, इसमें हमें मॉर्निंग वॉक करना चाहिए या नहीं? प्रयागराज से मैं अभयराज। सर, मैं इस समय हाई स्कूल में स्टडी कर रहा हूँ, तो डॉक्टर साहब से मेरा यह सवाल है कि इस समय हम मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं या नहीं? मैं सौम्य प्रकाश मुंडा केवंझर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। क्या सर मैं इस वक्त मॉर्निंग वॉक कर सकता हूँ? इस लॉकडाउन के फेज में चूंकि घर से बाहर निकलना मना है, तो हम सभी को 30 मिनट एक्टिव एक्सरसाइज अपने घर पे ही करना चाहिए, पार्क में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हम फिर सोशल डिस्टेंसिंग के अपने नियम को तोड़ देंगे। मेरा नाम अनुभव सिन्हा है, दानापुर के सगुना मोड़ के पास मैं रहता हूँ। पहले से जो लोग शुगर, बीपी आदि के पेशेंट हैं, उनके लिए एक समस्या ये हो गई है कि दवाओं के लिए बाहर निकलना पड़ता है। वैसे में कम्युनिटी इन्फेक्शन का भय भी रहता है उनके अंदर। ऐसे लोगों को के बारे में कुछ ऐसी बात बताएं ताकि उन्हें इस संकट की घड़ी में राहत हो। उनको अपनी दवाएं नियमित रूप से लेनी चाहिए, और चूंकि ये मरीज हाई रिस्क कैटेगरी के हैं इस महामारी में, इनको अपने परिवार के दूसरे सदस्यों से भी हमेशा एक दूरी बनाए रखना होगा, क्योंकि कोई भी परिवार का सदस्य अगर संक्रमित होकर घर आ गया और उसके लक्षण आने से पहले ये बीमारी उनको संक्रमित कर सकती है। इसलिए अच्छा होगा कि जो खुद इन बीमारियों से संक्रमित हैं वो घर से बाहर बिल्कुल लॉकडाउन के फेज में ना निकलें। मैं हैदराबाद से अमिता सिन्हा हूँ। मेरा आपसे सवाल यह है कि बच्चों को इस संक्रमण से बचाने के लिए क्या उपाय और एहतियात बरतने चाहिए? मेरा नाम सपना लोखंडे है। मैं मध्य प्रदेश के मुल्ताई की रहने वाली हूँ। डॉक्टर साहब से मेरा एक सवाल है, ऐसे मुश्किल घड़ी में हम अपने बच्चों की देखभाल के लिए क्या सावधानी बरतें? बुजुर्गों के माफिक ही छोटे बच्चों को भी हम एक दूरी बनाने का एक शिक्षा देनी चाहिए कि कैसे हम एक दूसरे से दूरी बनाकर ही बात करें, क्योंकि ये देखा गया है कि छोटे बच्चे संक्रमित होने के बाद लक्षण तो नहीं इस बीमारियों के दिखाई देते हैं इन बच्चों में, लेकिन ये 48% बच्चे जो हैं वो संक्रमित होकर दूसरे को संक्रमण दे सकते हैं। ये कैरियर के रूप में ये सोसाइटी में इन्फेक्शन को फैलाने का रिस्क रखते हैं। मिर्जापुर से जटाशंकर। कोरोना महामारी चलते आज हर कोई परेशान है। हम सभी के घर में बच्चे, बूढ़े, माँ बाप हैं और जिनके घर में दादा दादी भी हैं। तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि खासकर बुजुर्ग लोग अपना ख्याल कैसे रखें? मैं सासाराम बिहार से आनंद कुमार बोल रहा हूँ। मेरा सवाल ये है, वृद्धों को इस प्रभाव से कैसे बचाया जाए? कौन कौन से आवश्यक कदम उठाए जाएं ताकि इसका बचाव किया जा सके? बुजुर्ग बाकी सदस्यों से दूरी बना के रखें, क्योंकि संक्रमित होने के बाद अगर उनमें रक्तचाप या डायबिटीज़ या दमा का रोग है तो ये उनको हाई रिस्क कैटेगरी में डाल देता है। इसलिए दूरी बनाना ही उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है। मैं सासाराम बिहार से डॉक्टर संजय पाठक बोल रहा हूँ। मैं पेशे से शिक्षक हूँ। डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो पुलिसकर्मी हैं, मीडिया कर्मी हैं, अखबारों के संवाददाता हैं, चिकित्सक हैं, जो आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो घर घर जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं, वो अपने को कैसे बचाएं? मैं विजय शर्मा हैदराबाद से बोल रही हूँ। डॉक्टर साहब, मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि कुछ लोग हैं जिनको अभी भी अपने कार्य के लिए बाहर जाना पड़ रहा है और निरंतर जाना पड़ रहा है। तो समस्या ये भी है कि जो लोग बाहर जा रहे हैं उनके साथ इस कोरोना से लड़ने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? क्योंकि ये संक्रमण हमारे मुख और नाक के म्यूकोसा को छूने से होता है या हम जब ड्रॉपलेट इनहेल करते हैं तो होता है। तो ऐसे में जो रेगुलर जा रहे हैं अपने ड्यूटी पे, जो जाना उनके लिए ज़रूरी है, तो परहेज के लिए उनको मास्क लगाना ज़रूरी है। दूसरा, ये मास्क हमारे कुछ लोगों को ये एक आदत होती है अपने मुख और नाक को छूने की। ऐसी स्थिति में
ये मास्क हमें बचाता है अपने ही संक्रमित हाथों को अपने ही नाक और मुंह को छूने से, और समय समय पर बीच बीच में हमें अपने हाथों को साबुन पानी से या सैनिटाइजर से साफ रखते रहना चाहिए जब तक कि हम वापस अपने घर को लौट नहीं आते।